पेस्टिसाइड मार्केट जिसमें हम एंटर करने जा रहे हैं, उस मार्केट की साइज है 2,50,000 मिलियन यूएस डॉलर्स। आप समझ सकते हैं 2,50,000 मिलियन डॉलर कितना बड़ा मार्केट अपने लिए आज है। और मैं गर्व से कहता हूं कि EMI लाइफस्टाइल और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम इतनी बड़ी मार्केट में हम एंटर कर सकते हैं। मैं आज आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि अगर मान के चलिए जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, उस गांव में अगर आप अगल बगल के 4 गांव के ऊपर भी आप अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे, तो आप निश्चित रूप से यकीन मानिए अगले 1 साल में डायमंड बन सकते हैं। इतनी ताकत इस सेक्टर में है। तो आप इस कारवा के साथ जुड़ना चाहेंगे? जी हाँ, आपका आंसर डेफिनेटली हाँ होगा। अगर आप देखोगे कि जो पेस्टिसाइड का मार्केट है उसमें केमिकल पेस्टिसाइड और हम जो बायो पेस्टिसाइड सेगमेंट में आ रहे हैं, अगर उसका आप नतीजा देखेंगे तो केमिकल पेस्टिसाइड 2015 में 30% था और 70% जो है केमिकल पेस्टिसाइड, 30% बायो पेस्टिसाइड था। वो लगभग 2018 में 45% केमिकल पेस्टिसाइड रहा और 55% बायो पेस्टिसाइड रहा। इसका मतलब यह है कि दिन बर दिन, सालों साल ये बायो पेस्टिसाइड की तरफ ये मार्केट बढ़ रहा है। हमारे लिए आज 55% से ज्यादा जो फिगर हमने ऊपर देखी है, उससे 55% से ज्यादा हमारे लिए संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर हम इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट का अगर सिनारियो हम अगर देखेंगे, तो वो जो फिगर 2,50,000 मिलियंस यूएस डॉलर की जो फिगर थी, उसमें इंसेक्टिसाइड का जो प्रतिशत है, जिसे हम कीटनाशक बोलते हैं, उसका प्रतिशत जो है 53% है, फफूंदनाशक 25% है, हर्बिसाइड 18% है और अदर्स 4% है। हम लोग ब्लू वाली सेगमेंट में, मतलब कीटनाशक सेगमेंट में आ रहे हैं, फफूंदनाशक सेगमेंट में हम अभी आज है। हमारे लिए आज भारत का करीबन 80% मार्केट हमारे लिए है और हम उसमें काम कर रहे हैं। अगर हम इंडिया का मार्केट जो फिगर हमने आपको बताई है, अगर आप देखोगे तो इंडिया को 4-5 सेगमेंट में अगर हम कंट्रोल डिवाइड करेंगे, तो 44% जो है नॉर्थ इंडिया काम कर रहा है और 30% मार्केट साइज है वो तकरीबन साउथ इंडिया का है। 40% वेस्ट इंडिया, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान का पोर्शन आता है, वो 40% है। ईस्ट इंडिया, जिसमें उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आता है, 14% है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, उसमें 2% स्टेट वाइज आ रहा है। मेरा ये फिगर बताने का एक ही मकसद है कि आप आपकी देश का फिगर देखिए, आप आपकी राज्य का फिगर देखिए, आप आपकी जो एरिया में क्रॉप हो रहे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी आपके राज्य का फिगर इसमें देखिए कि जो मेजर स्टेट है, जो फिगर हमने बताई है, उसमें सबसे ज्यादा सेल आंध्र एंड तेलंगाना का आता है, जो लगभग 30% है, महाराष्ट्र 20% है, पंजाब 16% है, एमपी एंड छत्तीसगढ़ मिला के 13% है, कर्नाटक 11%, 10% जो है गुजरात है। तो ये लगभग सबसे बड़े स्टेट है जिसमें ये हमारी दवाइयों का बिजनेस हो सकता है और इतने बड़े पैमाने पर हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में जो पाक होते हैं या फिर जो क्रॉप होते हैं, उसके बारे में आप जानिए कि किस क्रॉप के ऊपर में, किस पौधे के ऊपर में सबसे बड़ी दवाइयों का इस्तेमाल होता है। लगभग 40% दवाइयों का जो इस्तेमाल है वो कपास की खेती में होता है, चावल की खेती में 18% होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 20%, सीरियल, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स में हम 10% जाते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स में जो साउथ इंडिया में बहुत होता है वो हम 18% में जाते हैं और शुगर केन जैसी बारमाही खेती है उसमें 5% इसका यूज होता है। ये लॉकडाउन के दौरान, ये वायरल इन्फेक्शन के कोविड-19 के दौरान हमें ये बहुत अच्छा पता चला है कि जिस राह पर हमारी कंपनी और हमारे लीडर और हमारी मैनेजमेंट चल पड़ी है आपके साथ, तो आज की प्रायोरिटीज अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की देखें, तो आज की प्राथमिकता जो है वो भोजन, स्वास्थ्य, विष मुक्त और पौष्टिक भोजन है। आज दूसरी सबसे प्राथमिकता है, दुनिया जहर मुक्त भोजन के लिए पूछ रही है। आज इतना बड़ा इंडिया का मार्केट है, उसके लिए आज दुनिया हमसे ऑर्गेनिक जहर मुक्त
भोजन की प्रोविजन करने के लिए पूछ रही है। आपसे सबसे बड़ी प्राथमिकता वाला व्यवसाय कृषि ही है। आज जिंदा रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। खाने के लिए कृषि का व्यवसाय बहुत जरूरी है और हम ऐसे पायोनियर वर्कर हैं। हम शुरुआती अवस्था से ही ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में आगे बढ़ रहे हैं। मजबूत कदम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसका प्रमाण अपने आने वाले दिनों में अपनी फिगर्स बताता है। किसान भाइयों की आज की मांग यह है कि आज जो हम सेवाएं देने जा रहे हैं, जिसका प्रमाण आज मैनेजमेंट ने दिया है कि हम आपके पास पहुंचे हैं, आपके किसानों के पास पहुंचे हैं, उनकी समस्याएं सॉल्व करने के लिए हम आज उनको सेवाएं दे रहे हैं और उनके दरवाजे पे उत्पाद हमारे उनको अवेलेबल करा के दे रहे हैं। और एक ऐसी एकमात्र अपनी कंपनी है जो एक छत्ते के नीचे हम सभी कृषि समाधानों को पूरा कर रहे हैं। तो मेरा सबसे आग्रह होगा, घर पर रहे, सुरक्षित रहे और घर से ही खेती की सभी समस्याओं का हल हमसे ले। यमाई लाइफस्टाइल के जो हमारा एग्रो केयर अम्ब्रेला है, जो जिसका ब्रांड नेम इंडिया एग्रो है, उसके अंतर्गत हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन, पीक संरक्षण में हम 7 प्रोडक्ट देने जा रहे हैं और क्रॉप न्यूट्रिशन में हम 3 प्रोडक्ट देने जा रहे हैं। इसी तरह हमारे टोटल 10 प्रोडक्ट रहेंगे। क्रॉप प्रोटेक्शन में हम बीपीएच बस्टर, ट्रिपाइट, प्लांट एस्कॉर्ट, व्हाइट क्रश, फंगी कवच, वायरस और भूअस्त्रा हमने दिया है। और क्रॉप न्यूट्रिशन में हमने ग्रो मैजिक, यमाई स्प्रे और मॉडिफाई दिया है। हमारा प्रोडक्ट क्या है? हम लोग जैसे कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है, इसमें किसी भी प्रकार का विष का अंश नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉइजन बाय डेफिनेशन। अगर ये पॉइजन नहीं है तो कीटकों को ये कैसे खत्म करता है? और अगर हमने पौधों के ऊपर छिड़काव करने के बाद में कोई भी कीड़ा अगर उसके ऊपर आता है और वो रस चूसने के लिए या फिर पौधे का किसी पार्ट को खाने का इस्तेमाल करता है, तो इमीडिएटली वो पार्ट उसके पेट में जाएगा और जाने के बाद में 4 पॉइंट प्रोग्राम उस कीड़े के ऊपर होगा, जो आपको बिल्कुल ध्यान देकर सुनना बहुत जरूरी है। पहली एक्शन वो कीड़े के ऊपर होगी कि उसका गला जो है, जिसमें मैंडिबल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग में टॉन्सिल्स होते हैं, इसी तरीके से कीड़े के मुंह में, गले में मैंडिबल्स होते हैं। तो मैंडिबल्स चोक डाउन होते हैं, इसका मतलब उसका गला चोक डाउन होता है। दूसरी एक्शन उस कीड़े के ऊपर ये होती है कि उसका नर्वल सिस्टम ब्रेक होता है। उसका नर्वल सिस्टम ब्रेक होने के बाद में तीसरा इंपैक्ट उस कीड़े के ऊपर में उसे पैरालिटिक अटैक आता है। और चौथा इंपैक्ट उसके ऊपर होता है कि उसके शरीर से पानी की मात्रा कैल्शियम और सोडियम प्लस प्लस की द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब छिड़काव होने के बाद, इंसेक्ट ने खाने के बाद में 24 घंटे के अंतराल में हम सभी कीड़ों से निजात पा सकते हैं। हमारी खेती फ्री हो सकती है। मैं फिर से 4 पॉइंट दोहराता हूं। जब भी कीड़ा अपनी छिड़काव किए हुए पौधों को खाएगा तो उसका गला पहले चोक हो जाएगा, उसके बाद उसकी नर्वल सिस्टम ब्रेक हो जाएगी, तीसरा इंपैक्ट होगा उसे पैरालिसिस अटैक आएगा और चौथा इंपैक्ट होगा कि उसकी बॉडी से, शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा और इस तरीके से 24 घंटे में अपना कीड़ा खत्म हो जाएगा। इसमें आप बताइए कि हमने किसी भी प्रकार से किसी भी कीड़े को खत्म नहीं किया है। हमारी जो भी दवाइयां है, अगर सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो हमारी दवाइयां एनपीओपी सर्टिफिकेशन और आईफोम सर्टिफिकेशन है। एनपीओपी नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ आयुष का सर्टिफिकेशन है, जो ऑर्गेनिक खेती के लिए दिया जाता है, वो हमने लिया है। हमारी एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके पास में एनपीओपी सर्टिफिकेशन है। इस सर्टिफिकेशन के दौरान हम भारतवर्ष में किसी भी एरिया में, किसी भी कस्बे में ये बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। आईफोम सर्टिफिकेशन, जिसमें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड मटेरियल सर्टिफिकेशन है, जो हम पूरी दुनिया में इसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और हम इसका बिजनेस कर सकते हैं। एकमात्र ऐसी कंपनी है जो भारत की जिसके पास में ये दोनों सर्टिफिकेशन है। ये एग्रीकल्चर का जो ट्रेनिंग आपका चल रहा है, वो इतने सही समय पे चल रहा है। आप यकीन मानिए, आज जब हम मई में खड़े हैं तो मई में आज ऑलरेडी
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर का बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। वहां पर कपास की खेती का बिजनेस स्टार्ट हो गया है। जून आने वाले महीने में गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पार्ट ऑफ बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला का बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। और जुलाई में हम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, आसाम, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड मणिपुर का बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है। इसका मतलब हम सही समय पर आज ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके लिए एक बार हम हमारी मैनेजमेंट का, एमआई लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट का धन्यवाद देना चाहेंगे। कल हमारा जो पहला दिन था, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कल कस्टमर केयर, इंडिया ग्रुप की कस्टमर केयर नंबर पर एक कॉल आया था, एक मैसेज आया था, जिन्होंने कहा था कि हम भू अस्त्रा के बारे में, मैं पर्टिकुलरली उस लीडर का नाम लेना चाहूंगा, ऋषि कांता, मणिपुर से। इन्होंने आज अपना ट्रेनिंग सुनते वक्त उन्होंने ये जाना कि भू अस्त्रा खेती शुरू होने से पहले हमें इस्तेमाल करना है। आज वो ग्लैड हो गए हैं और उन्होंने बहुत अच्छी ऑर्डर दी है। उन्होंने किसान भाइयों को बिठाया था, सभी ने उनके पास में ऑर्डर्स दी है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से मैनेजमेंट अगर काम कर रहा है तो हम आपके साथ में हैं। ये ट्रेनिंग के दौरान ये इस तरीके से आप किसान भाइयों को अगर आप अपने कारवा के साथ में ट्रेनिंग में अगर जोड़ते हैं तो आप डेफिनेटली इससे अच्छे रिजल्ट पाएंगे। जब भी हम एग्रीकल्चर का बिजनेस समझेंगे तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी होगा कि कीड़ा होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंसेक्ट। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको अभी एडल्ट बटरफ्लाई दिख रहा होगा, खूबसूरत है। अमावस के दिनों में जब नो मून डेज के दौरान नर और मादा मेल एंड फीमेल बटरफ्लाई का जो कीड़े की उत्पत्ति करता है, आपकी खेत में जो कीड़े आते हैं, जो सुंडी आती है, रस चूसने वाले कीड़े आते हैं, उन सब के पीछे में जो हम बटरफ्लाई देखते हैं वो होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के बटरफ्लाई अमावस के दिनों में नर और मादा का मिलन होता है। मिलन होने के 3 दिनों के बाद में ये छोटे छोटे अंडे आपकी पौधों के ऊपर डालते हैं। इनकी संख्या 5 से लेके 5000 प्रति मादा हो सकता है, इनकी कैपेसिटी हो सकती है। अगर 5000 अंडों से 5000 सुंडी, इल्ली या फिर अड़ी जिसे हम बोलते हैं, ये अगर बाहर निकलेंगे तो वो इमीडिएटली आपके पौधों के पत्ते को, फूलों को, फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अंडों से 3 दिनों बाद छोटी छोटी इल्ली बाहर निकलेगी। वो 4 अवस्थाओं में बढ़ती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ये बड़ी हो के प्यूपल स्टेज में, जिसे हम हाइबरनेटिंग स्टेज बोलते हैं, उसमें जाती है। ये प्यूपल स्टेज में जाने तक ये पूरी लाइफ साइकिल को, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को 21 दिन से 45 दिन लग सकते हैं, कीड़ों के अलग अलग किस्म के हिसाब से। जब भी फेवरेबल वातावरण आता है तब आपको पता चलेगा कि प्यूपल स्टेज से बटरफ्लाई फिर बाहर निकलती है। फिर अगली अमावस के दिनों में नर मादा का मिलन होगा, फिर अंडे डाले जाएंगे। इसका मतलब अंडों की उत्पत्ति, कीड़ों की उत्पत्ति ये अमावस के 6-7वें दिन होती है। अगर हमारे दवाइयों का छिड़काव, अगर हमारे दवाइयों का इस्तेमाल अगर हम अमावस के 6-7 दिनों के अंतराल में करते हैं तो हम इस अमावस से लेके अगली अमावस तक मतलब 30 दिनों का हमें रिजल्ट मिल सकता है। इस तरीके से जो किसान भाई एक दिन के बाद दूसरे दिन या डेली अपना दवाइयों का छिड़काव करते हैं, उनसे हम कह सकते हैं कि आप आपकी दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो अमावस के 7-8 दिनों में करें, ताकि आपको 30 दिन का रिजल्ट मिले। तो ये कंसेप्ट साइंस है, ये कोई स्टोरी नहीं है जो आपको किसान भाइयों को बताना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही एक है कि हम किसानों की लागत आधी करेंगे और किसानों की उपज जो है हम डबल करेंगे। इसी तरीके से सही समय पर सही दवाइयों का इस्तेमाल करते हुए हम किसानों का 50% कॉस्टिंग कम करेंगे और उसकी उपज हम डबल कर सकते हैं। कितने प्रकार के कीड़े होते हैं? मोटा मोटा अगर हम समझे तो 4 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आर देयर।
चार प्रकार के कीड़े होते हैं, जिसे हम पियर्सिंग एंड सकिंग, भेदी और चूसने वाले कीड़े। दूसरे होते हैं च्युइंग एंड बाइटिंग, चबाने और काटने वाले कीड़े। रास्पिंग प्लांट टिश्यूज, जिसको हम छीलन वाले कीड़े बोलेंगे। और चौथा होता है सॉइल इंसेक्ट्स। सॉइल इंसेक्ट्स के लिए जमीन से आने वाले कीड़े, सफेद कोटना वगैरह जो आते हैं, टर्माइट्स आते हैं, उसके लिए हमने कल भूवस्त्र के बारे में सुना है। तो आज हम देखने जाले हैं कि रास्पिंग प्लांट टिश्यू, जिसे छीलन कहा जाता है, उसमें हम पहले प्रोडक्ट के ऊपर में आज जाएंगे, जिसका नाम है व्हाइट क्रश। व्हाइट क्रश ये सफेद मक्खी के विरुद्ध ये दवाइयां काम करती है। सफेद मक्खी जब भी हमारी पौधों के ऊपर में फूल लगते हैं या फलों की शुरुआत होती है, उस समय अपनी खेती के ऊपर आते हैं। ये अपनी पत्तों को कुरेद कुरेद कर उसका जो रस निकलता है उस रस को पीने का काम करता है और अपनी पत्तों के स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम करता है। पत्ते हमारे पौधों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? पत्ते अगर हेल्दी रहे और स्वस्थ रहे तो एक फल बनाने के लिए, अगर मान के चलिए कोई भी फल अगर आपके पौधों के ऊपर में अच्छी तरह नरिश करना है और बढ़ाना है, तो एक फल को तकरीबन 30 से 40 हेल्दी पत्तों का जरूरत होता है। अगर 40 पत्ते अगर जमीन अपनी पौधों के ऊपर नहीं है, तो आपके फल अच्छी तरीके से उपज नहीं देंगे, अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे, अच्छे तरीके से नहीं पकाएंगे। अच्छी उपज के लिए हमें पत्तों का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। पत्ते अगर डैमेज कर रहे हैं, तो सफेद मक्खी जो रस चूसती है, उसके लिए सफेद मक्खी के लिए व्हाइट क्रश हमने लाया है। आज मार्केट में किसी भी प्रकार से सफेद मक्खी के लिए कोई भी दवाई केमिकल्स में अवेलेबल नहीं है। तकरीबन इसका 22,000 करोड़ का मार्केट आज इंडिया में अवेलेबल है, जबकि इसके लिए हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं है। पूरा का पूरा मार्केट हमारे एमआई लाइफस्टाइल के लिए अवेलेबल है। हम लोग व्हाइट क्रश का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर आप जानना चाहोगे कि सफेद मक्खी कैसे होती है, तो जब आप खेत से गुजरते हैं तो इस तरीके से सफेद मक्खी आपको खेत में उड़ते हुए दिखेगी। इसका ज्यादा से ज्यादा आप जो है कपास की खेती के ऊपर, बैंगन की खेती के ऊपर, मिर्ची में या फिर सभी सब्जियों में आपको इसका अटैक देखने को मिलता है। ये कीड़े जब भी आप छिड़काव करने जाते हैं तो एक खेत से उड़ के दूसरे खेत के ऊपर जाते हैं। तो इनको मारने के लिए व्हाइट क्रश सबसे सटीक आपके लिए सॉल्यूशन कंपनी ने दिया है। 22,000 करोड़ का मार्केट आपको बुला रहा है। एक ही शर्त है, आपको मार्केट में जाना होगा। सफेद मक्खी का जिसे भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी खेती फूल के ऊपर आ रही है, उसके ऊपर उस दौरान जो नो मून डे या फिर अमावस आ रही है, उस समय सब व्हाइट क्रश का इस्तेमाल छिड़काव करने के लिए आपको बोलना है। उसका डोज जो है, अगर उसका लाइफ साइकिल अगर आप देखेंगे तो व्हाइट क्रश का लाइफ साइकिल उसी तरीके से है। 21 दिन में कंप्लीट होता है। अमावस के दिनों में इनका अंडा डालना होता है और प्यूपर स्टेज और एडल्ट जाने तक ये पूरा आपकी खेती का रस चूस लेते हैं। इस तरीके से आपको कॉटन का पत्ता एक दिखाया गया है। अगर सफेद मक्खी आपकी खेत पर अगर आई है, तो आप ये देख सकते हो कि पत्तों के कॉर्नर कॉर्नर में आपको पीला कलर आ जाता है या ब्राउनिंग हो जाता है, और बीच में पत्ता जो है वो ग्रीन कलर का या हरे कलर का रहता है। इस तरीके से अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं, तो आपको ये पत्ते दिखते हैं, तो खेत में आपके सफेद मक्खी आई है, ये समझ लेना है। उसी समय आप व्हाइट क्रश आपको 1 एकड़ में 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है 100 लीटर पानी में, या फिर आपको 1 लीटर पानी में 2 ml इस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है। ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है और इसको पौधे के ऊपर ही छिड़काव करना है, क्योंकि सफेद मक्खी ऊपर ही आती है। जमीन में इसका ड्रेंचिंग नहीं करना है, ऊपर से ही करना है। लिक्विड फॉर्म में है, पानी में घुलनशील है, अच्छी तरीके से पानी में मिलता है और ये पानी के साथ मिला के ऊपर से छिड़काव करना है। आइए बढ़ते हैं दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर, जिसका नाम है
फंगी कवच। फंगी कवच क्या करता है? फंगी कवच ये फफूंदनाशक है। जब भी आपकी खेत के ऊपर फफूंद आती है या फिर उसे बुरशी बोलते हैं या फंगस बोलते हैं, ये फफूंद जब भी आती है, ये आपके पत्तों को, फूलों को या फलों को या आपकी रूट्स को, जड़ों को सड़ाने का काम करता है। आपके पौधों को रोकथाम करता है, फूल को नीचे गिराने का काम करता है, फलों को बढ़ने से रोकता है, पत्तों को नीचे गिराने का काम करता है। ये सब अगर आता है तो आपका 80% आपकी उपज का नुकसान हो सकता है। आपको इसके लिए फंगी कवच का एकमात्र इलाज कर सकते हैं। फंगी कवच क्या है? फंगी कवच आज जितने 128 प्रकार की फंगस है, बुरशी है या फफूंद है जो आपकी पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ बुरशियां होती है, कुछ फफूंद होती है जो आपके बेनिफिट्स के लिए भी काम करते हैं, बट 128 प्रकार की फंगस जो है, बुरशी जो है, फफूंद जो है, वो आपके पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। एकमात्र ऐसा दवाई है फंगी कवच जो 128 फफूंद के ऊपर में एक साथ काम करता है। चाहे वो अंदर से बढ़ने वाली फफूंद हो, चाहे वो हवा से बढ़ने वाली फफूंद हो, चाहे वो पानी से फैलने वाली फफूंद हो, चाहे वो जमीन से फैलने वाली फफूंद हो, चाहे वो कॉन्टेक्ट में आने से फैलने वाली फंगस हो, फफूंद हो। हर प्रकार के फफूंद के लिए एकमात्र इलाज है जिसका नाम है फंगी कवच। ये फफूंद आने के पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फफूंद आने के बाद फफूंद को नष्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइजन नहीं है, इसलिए आप जब फल निकालते हैं या फिर फल एक्सपोर्ट भी करते हैं या फिर उसके एक दिन पहले भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, जबकि आप केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल फंगिसाइड आप कभी भी 15 दिन पहले तक इस्तेमाल करके छोड़ना पड़ता है, तब बहुत बड़ा नुकसान होता है। केमिकल फफूंदनाशक में आपको एक फफूंद के लिए एक दवाई देनी पड़ती है, और अगर 128 दवाइयां अगर फफूंद आती है तो आपको 128 दवाई देनी पड़ेगी। बट हमारा एकमात्र फंगी कवच इसके ऊपर में काम करता है। ये आपके ऊपर में कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे। ये पिक्चर है, पहला पिक्चर है डाउनी मिल्ड्यू, जो अंदर से, पौधों के अंदर से ये फफूंद तो फैलती है और पत्तों के ऊपर दिखती है। और दूसरा पत्ता भी ग्रेप्स का, अंगूर का है, जो पाउडरी मिल्ड्यू बोला गया है, जो पाउडर की तरह सतह पर फैलता है। ये हवा से फैलने वाला फफूंद है। ये दोनों के लिए केमिकल में अलग अलग इस्तेमाल होता है। तकरीबन 50% फफूंद का इस्तेमाल इन दोनों डिसीजेस के लिए किया जाता है। अलग अलग दवाइयां इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, बट हमारा एक ही दवाई उसके ऊपर काम करता है जिसका नाम है फंगी कवच। फंगी कवच में आप अगर फफूंद अगर आपके जमीन से आ रही है तो आपको जमीन में पानी के साथ में देना है। फफूंद अगर आपके पत्तों के ऊपर आ रही है, फलों के ऊपर आ रही है, या फिर आपको फफूंद जो है फूल के ऊपर आ रही है, या फिर आपके जड़ों के ऊपर आ रही है, तने के ऊपर आ रही है, हर प्रकार की फफूंद के लिए आपको इसको इस्तेमाल करना है। मतलब एक साथ अगर 10 प्रकार की फफूंद आ रही है तो आपको केमिकल पेस्टिसाइड में 10 प्रकार के फफूंदनाशक इस्तेमाल करने पड़ते थे। वो आज एक ही फफूंदनाशक से आपका काम हो सकता है और 100% हो सकता है। तकरीबन जितने प्रकार के फफूंद, 128 फैमिलीज के फफूंद और उसके डिसीजेस अगर देखेंगे तो 1000 प्रकार के डिसीजेस के ऊपर में एकमात्र इलाज है जिसका नाम है फंगी कवच। हमें क्या क्या करना चाहिए, ये फफूंद अपनी खेती पर ना आए इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? जब आप बीज लगवाते हैं, जब आप सीडलिंग लगाते हैं, उस समय आपको फफूंदनाशक का या फिर फंगी कवच का सीड ट्रीटमेंट देना है। जमीन में जब आपको जड़ों के ऊपर अगर फंगस आ रही है, फफूंद आ रही है, तो आपको पानी के तरह से देना है। जमीन जब तैयार करते हैं तब आपको पिछले क्रॉप के रेसिड्यूज या फिर स्टबल्स, आपको कचरा पूरा उठा के बाहर रखना है। जिस
पेड़ के ऊपर, पौधे के ऊपर आपको फफूंद आई है, वो कट करके आपको जला देना है, खेत के बाहर ले जाना है। इस तरीके से कुछ आपको दवाइयां छिड़काव करने से पहले आपको इस केयर लेना है और इस फफूंद को फैलने से बढ़ाना है। हम एक कह सकते हैं कि फफूंद नाशक जो है 1 एकड़ में 200 से 250 ml इस्तेमाल करना है, 100 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। अगर आपको पानी ज्यादा लगता है 100 लीटर के ऊपर, तो 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से आपको ये इस्तेमाल करना है। ये 1 महीने में 1 या 2 बार आपको इस्तेमाल करना है। ये आपको लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, 250 ml का पैकिंग अवेलेबल है, पानी में घुलनशील है। ये ड्रिप इरिगेशन से भी आप दे सकते हैं, टपकन सिस्टम से आप इसको दे सकते हैं, स्प्रे पंप से आप इसको छिड़काव कर सकते हैं और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि कोई भी फफूंद हो, आपको सिर्फ और सिर्फ फंगी कवच का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं। ब्राउन प्लांट हॉपर बस्टर, बीपीएच बस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। जो चावल की खेती करते हैं या फिर जहां पर चावल की खेती होती है, जहां पर आम की खेती होती है, इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। ब्राउन प्लांट हॉपर नाम के तरीके से ये बताता है कि ब्राउन प्लांट हॉपर जब भी चावल की खेती में आता है, तब आपको इस तरीके से चावल की खेती में बीच में ब्राउन स्पॉट और अगल बगल में पूरा ग्रीन स्पॉट दिखता है। जब चावल की खेती में फूल लगते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जब फूल लगते हैं, फ्लावरिंग स्टेज आती है, तब आपको इस तरह के पैच अगर दिखते हैं, तो पहले दिन छोटा पैच दिखेगा, दूसरे दिन बड़ा होगा और आपको 4-5 दिनों में पूरा खेत जो है वो ब्राउन कलर का होगा। इस तरीके से पूरा खेत 8 दिनों में सूख सकता है। इस प्रकार से वो आपको ब्राउन प्लांट हॉपर्स दिखते हैं। जो तनों के ऊपर में जब भी फ्लावरिंग होती है चावल की खेती में, तनों के ऊपर में ये चिपक के जो फर्टिलाइजर और पानी जो ऊपर जा रहा है, जो दाना भरने में कारगर साबित होने वाला था, जो न्यूट्रिएंट्स ऊपर जाने वाले हैं, ये कीड़े बीच में ही तने से चूस करके ले लेते हैं और ऊपर दाने कभी भरे नहीं जाते। अगर चावल की खेती में अगर आपने देखा हो, तो चावल की खेती में कभी भी दाने पूरे भरे नहीं जाते हैं। इसका कारण यही होता है कि उनकी खेती में ब्राउन प्लांट हॉपर आया था। मतलब चावल की खेती में अगर आपके 50 से 55 दिन हो गए हैं, उस दौरान आपको चावल की खेती में बीपीएच बस्टर का छिड़काव करना है। चावल की खेती के बाद ये कीड़ा आता है ब्राउन प्लांट हॉपर आम की खेती के ऊपर। आपके सामने कुछ स्क्रीन के ऊपर में ये दिख रहा है कि आम के ऊपर में जब फूल आते हैं या फिर टहनियां जब कौली होती है या आम छोटा छोटा होता है, तब ये कीड़े आपके आम का रस चूसने के लिए, फूल को नीचे गिराने के लिए या पत्तों को काला करने का काम ये बीपीएच करता है, ब्राउन प्लांट हॉपर करता है। आपने देखा होगा जनवरी फरवरी के दौरान आम के ऊपर में या दिसंबर से आम के ऊपर में फूल नीचे गिरना चालू हो जाते हैं। जब भी आपको आम के खेत के नीचे जब फूल गिरते हैं, इसका मतलब उस आम के ऊपर में बीपीएच का, ब्राउन प्लांट हॉपर का अटैक आया हुआ है। आपको तुरंत ही बीपीएच बस्टर का उसके ऊपर में छिड़काव करना है। फूल लगने से शुरुआत करते हुए आपको दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी तक आपको आम का केयर करना होता है। इस दौरान हर महीने में 1 या 2 छिड़काव आप करें और इसको आप कम करें। एक आम का फूल नीचे गिरना, इसका मतलब एक 300 से 500 ग्राम का आम नीचे गिरना। ये ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए आज इंडिया में कोई भी दवाई केमिकल में अवेलेबल नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये कहता है कि बीपीएच के लिए सिवाय बीपीएच बस्टर कोई दवाई काम नहीं करती है। जब भी ये खेत में आता है, चावल की खेती में आता है, आम की खेती में आता है, तो किसान भाई 2 या 4 दवाइयां मिला के इस कीड़े को मारने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि ये को भी काम नहीं करने वाला, फिर भी इसका छिड़काव होता है। आज मार्केट में
इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीपीएच बस्टर ही काम करता है। लगभग 40,000 करोड़ का मार्केट आज इंडिया में अवेलेबल है। आज जहां पर हम ये दवाई का काम कर सकते हैं, वो हर चावल का स्टेट जहां पर चावल की खेती होती है, वो स्टेट में हम इसे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। इंडिया के सामने दिख रहा है। तो ये इंडिया में जहां पर चावल की खेती होती है और आम की खेती होती है, वहां पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सेल्स के लिए आप ये कर सकते हो। पर्टिकुलरली मुझे आपको एक और बताना है कि जहां आसाम से लेके वेस्ट बंगाल, आसाम और नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, जहां जहां चाय की खेती होती है, तो चाय के खेती वाले डेफिनेटली सुने कि उनकी खेती के ऊपर, पत्तों के ऊपर में टी मॉस्किटो बग आता है। तो टीएमबी के लिए, आप टी मॉस्किटो बग के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके ऊपर में ये कारगर साबित होता है। जहां पर ऑर्गेनिक चाय की खेती की जाती है, वहां पर अपने ये ऑर्गेनिक रजिस्टर्ड प्रोडक्ट आप उन्हें देकर आप वहां पर बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि हमने बहुत जगह पे देखा है कि चाय की खेती के ऊपर पॉइजनस पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं किया जा सकता, और ये जब कीड़ा वहां पर आता है, टी मॉस्किटो बग, तो पूरे किसान भाई हेल्पलेस हो जाते हैं। हम अपनी दवाइयों से उनका 60%, 60% उनके पत्ते हम बचा सकते हैं। तो उस एरिया में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इंडिया एग्रो कस्टमर केयर नंबर, जिसके ऊपर कोई कॉल एंटरटेन नहीं की जाएगी, कोई कॉल नहीं लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका जो सवाल है, आप किस प्रदेश से बात कर रहे हैं वो लिखना है, आपका सवाल क्या है ये लिखना है। व्हाट्सएप के जरिए आप कुछ डिसीजेस के पेस्ट के फोटोग्राफ आप भेज सकते हो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट के मैसेजेस इसके ऊपर ना भेजे, और प्लीज इसके ऊपर में फोन ना करें। आपके किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब 24 घंटे में आपको मिल जाएगा। आपका कस्टमर केयर नंबर एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आप अपने ये जो प्रोडक्ट आपने देखे हैं, ये आप इंडिया शॉपी की वेबसाइट से भी खरीदी कर सकते हैं, या फिर किसी भी पिकअप सेंटर से आप ऑल ओवर इंडिया में इसका परचेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट में जो अपने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वो उसका इस्तेमाल डेफिनेटली ना करे, वहां से परचेस ना करे। सिर्फ और सिर्फ इंडिया शॉपी की वेबसाइट से या फिर अपने ऑथराइज सेंटर से इसका परचेस करें। अब सवाल जवाब के ऊपर में हम आते हैं। वो अस्त्र डेफिनेटली जमीन से ही आपको देना है, और स्प्रे पंप से इसको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप की खेती में बुआई हुई है, तो 1 महीने तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैविक खेती के लिए अपनी सभी दवाइयां आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। लेबल भी अपने उसके ऊपर में अपना सर्टिफिकेशन नंबर भी दिया गया है। बीपीएच बस्टर का डोज जो है वो 1 लीटर पानी में 2 ml, और 1 एकड़ में आप 250 ml इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 250 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन में आप बीपीएच बस्टर को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये कीड़ा सिर्फ और सिर्फ चाय की खेती के ऊपर में, चावल की खेती में और आम की खेती के ऊपर आता है। कोकोनट में इसका इस्तेमाल ना करें। सभी प्रोडक्ट एक साथ मिला के आप डाल सकते हैं। एक कंडीशन है, कभी भी आप अपनी प्रोडक्ट को सल्फर या कॉपर के साथ में ना मिलाएं, इससे दूर रखें। कोई भी केमिकल में अपनी प्रोडक्ट मिक्स करके ना भेजे। आम की खेती के ऊपर में हम लोग बीपीएच बस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, जून में भी कर सकते हैं। बीपीएच बस्टर का इस्तेमाल आम की खेती के ऊपर में जनरली अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक आप इसको इस्तेमाल करना है। कोकोनट के ऊपर में आपको फंगी कवच का इस्तेमाल आप कर सकते हो। आप ट्रिपाइट का इस्तेमाल आप कर सकते हो, जो कल हमने बताया था।
और उसके साथ में अगर बीपीएच बस्टर भी आप इसको मिला के दे सकते हैं। पावर स्प्रे के लिए अगर आप सादा स्प्रे पंप, हम लोग जो भी डोजेस आपको बता रहे हैं वो सिर्फ सादा नैपसेक स्प्रेयर का बता रहे हैं। अगर पावर स्प्रे आपको इस्तेमाल करने हैं तो डोज को डबल करना होगा। बीपीएच बस्टर का आप सोयाबीन के ऊपर में इस्तेमाल ना करें, आपको सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन के लिए अपना प्लांट एस्कॉर्ट का इस्तेमाल करना है। आपको 8 से 10 जो स्प्रे सोयाबीन के लिए लेते हैं उसके ऊपर आपको ये 3 से 4 स्प्रे में काम हो जाएगा। अमावस के दिनों में जब भी आपको दवाइयों का छिड़काव करना है, अमावस के दिनों में अपने दवाइयों का छिड़काव करना ना भूले। अपनी किसान भाइयों को जो है वो आप ये बात जरूर बताएं कि अमावस के दिनों का इंपॉर्टेंस, महत्व क्या होता है। आप अपनी दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो मसालों के पूरे पौधों के ऊपर भी कर सकते हैं या फिर आयुर्वेदिक दवाइयों की खेती के ऊपर भी कर सकते हैं जिसके ऊपर में कोई भी केमिकल, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहां पर आप अपनी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी दवाइयां केमिकल के साथ में मिलकर जा सकती है, बट जिस केमिकल में सल्फर या कॉपर है उस केमिकल के साथ में अपनी दवाइयों का मिलाना वर्जित है, हम अवॉइड करें। बाकी सब भी आपके जो भी सवाल है वो आप कस्टमर केयर के ऊपर में भेज सकते हैं, उसके जवाब आपको तुरंत मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। पहले प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं जो भूअस्त्र, उसका नाम है भूअस्त्र। जो हमने कीटों के सेगमेंट देखे हैं, जमीन से आने वाले कीटों के लिए ये काम करता है। भूअस्त्र एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसे हम अगर देखें तो आज ऑल ओवर इंडिया में 2 लाख करोड़ का मार्केट आज अपनी मार्केट में है। ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां भी जिस प्रकार की खेती की जाती है, सीजन से पहले जब जमीन तैयार की जाती है, बैल जब जोते जाते हैं, खेत जब जोता जाता है, तब ये दवाई का काम पड़ता है। जमीनों में बीज लगवाने से पहले या कुछ सीडलिंग लगाने से पहले ये जमीन में डाला जाता है ताकि आपके जो बीज का अंकुरण हो, जर्मिनेशन हो, तब कोई जमीन में जो कीड़े होते हैं वो आपकी पौधों के ऊपर या उसको नुकसान न पहुंचाए, उसके लिए भूअस्त्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जमीन से आने वाले कीड़े, गोबर खाद से आने वाले कीड़े या दीमक जो जमीन से लगती है उसके लिए, या जमीन में कहीं कहीं पर कुछ एरियाज में सांप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, सांप आते हैं बारिश के दिनों में, उस दौरान अगर आप ये डालते हैं घर के अगल बगल में तो आपके घर के आसपास सांप नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ा है। और आप मार्केट की साइज अगर देखेंगे तो 2 लाख करोड़ का मार्केट अपने लिए ऑल ओवर इंडिया में है। और सबसे अच्छी बात है, पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जमीन से लगने वाले कीड़े थे उसके लिए जो रेड ट्रायंगल वाली जो दवाइयां थी वो सब की सब बैन कर दी है। आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया में जो 2 लाख करोड़ का मार्केट अवेलेबल है, उसमें मार्केट में देने के लिए कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है सिवाय अपने भूअस्त्र के। तो कितना बड़ा मार्केट अपने लिए अवेलेबल है ये आज समझ सकते हैं। अपने लिए कोई कंपटीशन नहीं है, दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है। सिर्फ आपको किसान भाइयों को जमीन में बीज लगवाने से पहले ये प्रोडक्ट आपको देना है और उसे ये समझाना है। एवरी फार्मर जो खेती करता है उसकी बीज के साथ में इसकी डिमांड आती है और ये हर किसान की डिमांड होता है। पॉइजन फ्री है, इसमें किसी भी प्रकार का विष नहीं है और ये जमीनों के लिए एकदम इको फ्रेंडली काम करता है। आपके सामने व्हाइट ग्रब, कुछ ग्रब्स आपके दिखाए गए हैं जो कीड़ों के ये है। ये जैसे ही बारिश का पहली बूंद जमीन पे पड़ते हैं ये सक्रिय हो जाते हैं और जब बीज का अंकुरण होता है उसके ऊपर में अटैक करते हैं, दीमक का अटैक होता है, उसी समय आपको ये जमीन से डालना है। 1 एकड़ में आपको 4 किलो जो शॉर्ट टर्म के क्रॉप्स है और पेरिनियल क्रॉप जैसे गन्ने की खेती हो, बनाना की खेती हो, केले की खेती हो, इन सभी क्रॉप्स में आपको 1 एकड़ में ये आपको 6 से 8 किलो डालना है। हम दूसरे प्रोडक्ट्स के आते हैं जिसका नाम है प्लांट एस्कॉर्ट।
प्लांट एस्कॉर्ट ये सभी का चहेता प्रोडक्ट हो सकता है, जो सुंडी नाशक करके काम करता है, जो ईयड़ के लिए काम करता है, जो इल्ली के ऊपर में काम करता है, जो उसे कंट्रोल करने के लिए काम करता है। जैसे मैंने पहले आपको कीड़े के बारे में बताया कि जब फेवरेबल कंडीशन होती है पौधों के ऊपर, तब कीड़ों का नर मादी का मिलन होता है। 3 दिन के बाद में अंडे डाले जाते हैं, अंडों से ईयड़ बाहर निकलती है 3 दिन के बाद। मतलब जब अमावस की रात होती है तब नर मादी का मिलन होता है। उसके 4 दिन बाद छोटी छोटी इल्लियां आपकी खेत के ऊपर में काम करती है, नुकसान करने के लिए आती है। उस दौरान आपको इस दवाई का छिड़काव करना है, प्लांट एस्कॉर्ट का, ताकि अगले जनरेशन तक, मतलब 21 से 42 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार के ईयड़ का या फिर किसी भी प्रकार के सुंडी का कोई भी अटैक आपके खेत के ऊपर में नहीं दिखेगा। इसका प्रमाण है, एक लीटर पानी में 2 ml का छिड़काव करें और 1 एकड़ में आपने 250 ml का इस्तेमाल करना है। ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, 250 ml का पैकिंग अवेलेबल है। 1 एकड़ की 1 बोतल हमने जो भी पैकिंग बनवाई है वो 1 एकड़ खेती के लिए बनवाई है, ये समझ लेना है। अगर आपको ज्यादा पानी लगता है, ये 250 ml 100 लीटर पानी में मिला के आपने इसको छिड़काव करना है। ज्यादा पानी अगर 100 लीटर से ज्यादा लगता है तो आपका प्रमाण रहना चाहिए 2 ml प्रति लीटर, आपने इसका इस्तेमाल करना है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट अमावस के 6 या 7 दिन के बाद अपना छिड़काव करना बहुत जरूरी है। जब वो कीड़ों अंडे से बाहर निकल के ईयड़ अपनी नुकसान करता है, तभी सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। तभी अगर इसका छिड़काव करते हैं तो हमें 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और किसान भाई का 2 से 4 स्प्रे आप बचा सकते हैं। अगर अन्य दवाइयां, अन्य केमिकल्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें अगर 1 एकड़ में 5000 की लागत लग रही है, तो हमें प्लांट एस्कॉर्ट इस्तेमाल करते वक्त हम 800 से 1000 रुपए में उसका काम करा सकते हैं। तो इसका मतलब है हम किसान भाइयों के 2 से 3,000 रुपए इस प्रोडक्ट के साथ में बचा सकते हैं। शर्त यही है कि अमावस के, हर महीने की अमावस के 6 दिन बाद इस दवाई का हर क्रॉप्स के ऊपर में छिड़काव हो जाना बहुत जरूरी होता है। तो इसका आप ध्यान रखें। ये सभी प्रकार की ब्रॉड स्पेक्ट्रम लार्वा को कंट्रोल करता है। आज अगर केमिकल सेगमेंट में अगर आप जाओगे तो हर ईयड़ के लिए, हर प्रकार की सुंडी के लिए अलग अलग दवाइयां मार्केट में अवेलेबल है, बट हमें अलग अलग सुंडी के लिए अलग अलग दवाइयां देने की जरूरत नहीं है। ये पूरे विश्व का ऐसा एकमात्र घोल है, दवाई है, जो सभी प्रकार की ईयड़ के लिए, सभी प्रकार की सुंडियों के लिए काम करता है। शर्त यही है, अमावस के 8 दिनों के अंदर में, 6 दिनों के अंदर में आपने इसका छिड़काव करना बहुत जरूरी हो जाता है। सभी प्रकार की सुंडियों के लिए एकमात्र इलाज, इसका नाम है प्लांट एस्कॉर्ट। 1 एकड़ में 250 ml आपको 100 लीटर पानी में मिला के इस्तेमाल करना है। पानी ज्यादा लग रहा है तो आपको 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से आपको इसका छिड़काव करना है। हर प्रकार की सुंडी के लिए ये काम करता है, इल्लियों के लिए ये काम करता है। दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, वो प्रोडक्ट है ट्रिप माइट। ट्रिप माइट नाम से ही ये अंग्रेजी वर्ड है। ये थ्रिप्स और माइट्स जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, मिर्ची की खेती, कपास की खेती या अन्य प्रकार की सब्जियों की खेती करने वाले सभी किसान भाई या फिर उन्हें पता है कि पत्तों के ऊपर में रस चूसने वाले कीड़ों का प्रादुर्भाव बहुत ज्यादा होता है। जब जब ये कीड़े आते हैं, आपकी पत्तियों से जो हरा कलर है उसे चूसने की कोशिश करते हैं। जब भी ये चूसने की कोशिश करते हैं तो आपकी पत्तों का वो नुकसान करते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। जब पत्ते सिकुड़ जाते हैं तो वो अपने लिए अपना खाना नहीं बना सकते हैं। जो पत्तियों में हरा कलर होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपनी पौधों के लिए अन्न प्रक्रिया तैयार करता है, अपना फूड खुद तैयार करता है। अगर वो हरा कलर अगर रस चूसने वाले कीड़ों ने अगर चूस लिया तो आपकी पौधों में किसी भी प्रकार का फूड
नहीं तैयार हो सकता है, तो आपका नुकसान हो सकता है। इसीलिए थ्रिप्स और माइट इस प्रकार की फूल कीड़े और जिसे स्पाइडर्स बोलते हैं, माइट्स, इसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है। जब भी ये कीड़े आपकी पौधों के ऊपर आते हैं, एक साथ आते हैं, जिससे पत्ते, अगर थ्रिप्स से अटैक होता है तो पत्ते की सतह जो है वो ऊपर की ओर मुड़ जाती है, और माइट्स का अगर अटैक है तो पत्ते की सतह जो है नीचे की तरफ मुड़ जाती है। अगर ये दोनों का अटैक एक साथ अपने पौधों के ऊपर होता है तो इसके लिए केमिकल पेस्टिसाइड में 2 या 3 प्रकार की दवाइयां मिक्स करके आपको छिड़काव करना पड़ता है, जिसमें किसान भाइयों के बहुत पैसे बर्बाद हो जाते हैं। हमने एकमात्र ऐसी दवाई बनाई है कि किसी भी प्रकार की रस चूसने वाले कीड़े अगर आपके खेत में आते हैं तो उसका अटैक हम इमीडिएटली एक ही स्प्रे से आपको उनको खत्म कर सकते हैं। हम किसी प्रकार के कीड़े को खत्म तो करते ही नहीं है, वो खुद खत्म हो जाते हैं। तो थ्रिप्स और माइट्स को एक साथ कंट्रोल करने के लिए, तो नियंत्रण में लाने के लिए या फिर इसका खात्मा करने के लिए एकमात्र दवाई है जिसका नाम है थ्रिप्स और माइट्स। इसका अटैक आपकी पौधों के ऊपर में, जब आपके पौधा फूल के ऊपर आता है या फूल जब आपके पौधों के ऊपर लगता है, तब इसका हेवी अटैक आपको देखने को मिलता है। ज्यादा से ज्यादा सब्जियों के ऊपर में, कपास की खेती के ऊपर में, हर प्रकार की खेती पर इसका अटैक बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। और जब फूल की खेती होती है, फूल जब आपके खेतों के ऊपर लगते हैं, तब आप कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परागीकरण करने के लिए आपको फूल के कीड़े आना बहुत जरूरी होता है। जब अगर आप थ्रिप्स और माइट्स के लिए कोई केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो फूल के कीड़े जो है वो खत्म हो जाते हैं, परागीकरण नहीं होता है। इस तरीके से आपके ईल्ड का भी नुकसान हो सकता है। तो एकमात्र ऐसी दवाई है जो आपकी मधुमक्खियों को ना खत्म करते हुए, आपकी मधुमक्खियों को वैसे ही रखते हुए, थ्रिप्स और माइट्स इस रस चूसने वाले कीड़े को खत्म करता है। 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से आपने इसका इस्तेमाल करना है। आप ध्यान में रखना है कि ये कीड़े आपकी खेती के ऊपर, जब आपके पौधों के ऊपर में फूल लगते हैं और फूलों से फलों के ऊपर रूपांतरित होता है, तब ये कीड़े आपकी खेती के ऊपर में आते हैं। डोजेस आप एक बार फिर से सुन ले। 1 लीटर पानी में आपने 2 ml का इस्तेमाल करना है, या फिर 1 एकड़ में आपने 250 ml का इस्तेमाल करना है। 100 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव करना है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, इस कीड़ों की उत्पत्ति भी, शुरुआत भी अमावस के 7वें-8वें दिन शुरुआत हो जाती है। उस समय आपने इस दवाई का छिड़काव करना है ताकि आप 100% रिजल्ट ले सके। है वायरस के ऊपर में, वायरस नाम के तरह ही आपको दिखेगा कि ये प्लांट के ऊपर में, पौधे के ऊपर में जो वायरल इन्फेक्शन होता है। आज हम सभी लोग वायरल इन्फेक्शन के ऊपर में जा रहे हैं। ये कोविड-19 भी एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरस अपने आप में कोई जान नहीं होती है, उसमें वायरस में अपने आप कोई जान नहीं होती है। तो ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होते हैं? वायरस अपने आप कहीं पर भी ट्रांसमिट मतलब जा नहीं सकते हैं। जब तक इसे कोई ले जाने वाला आपको नहीं मिलता है, तब तक आपको कोई भी वायरस, प्लांट के ऊपर आने वाले जो वायरस होते हैं, वो एक पौधे के ऊपर से दूसरे पौधे में नहीं जा सकता है। तो ये वायरस के वेक्टर कौन होते हैं? जैसे हमें कोविड-19 में भी बोला गया था कि आप एक आदमी से दूसरे आदमी के लिए 1 या 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। क्यों? क्योंकि एक आदमी अगर दूसरे आदमी से मिलता है, शेक हैंड करता है या फिर खांसता है या छींकता है, तो उसकी छींक से वो वायरस दूसरे आदमी को लग सकता है। इसी तरीके से पौधे के ऊपर वाला वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर में कीड़ों की शरीर के ऊपर से ट्रांसमिट होता है। जैसे हमने पहले बताया कि सफेद मक्खी, उसके लिए हमने व्हाइट क्रश इस्तेमाल करते हैं। थ्रिप्स एंड माइट्स, मतलब उसके लिए हम ट्रिपाइट इस्तेमाल करते हैं, जो फूल और फलों के वक्त आते हैं। या फिर मावा तुड़तुड़े, या फिर एफिड्स एंड जैसिड्स,
ये जब आपकी खेत के ऊपर आते हैं, मतलब रस चूसने वाले कीड़े आपके खेत के ऊपर, पौधे के ऊपर जब आते हैं, तो वो वायरस को आपको एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर ले जाते हैं। जब भी वायरस एक पत्ते से दूसरे पत्ते के ऊपर जाता है, तब आपको यह पता चलता है कि वायरस पहले जिस जगह पे गिरा हुआ है, उस जगह पे पहले अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद में छोटा सा पीला दाग वहां पर दिखेगा। जब पीला दाग दिखेगा, तभी आपने समझ लेना चाहिए कि पत्तों के ऊपर में दाग, पीला दाग हो गया, इसका मतलब वायरल इन्फेक्शन आपका शुरू हो गया है। वायरल इन्फेक्शन आपका अगर शुरू हो गया है, तब आपने वायरस का इस्तेमाल करना है। ये क्या करता है, अगली स्लाइड में देखेंगे ये क्या करता है। वायरस जब आपके पौधों के ऊपर छिड़काव होता है, तो आप देखना है कि पत्ते पीले पड़ना, हर पत्ता पीला पड़ना कोई वायरस नहीं होता है। तो वायरस अगर कैसे पहचाना जाए, तो एक मैं आपको बताता हूं कि पत्ते जब पीले पड़ते हैं, अगर आपने देखा कि पत्तों में नसें होती है, ग्रीन कलर की नसें होती है, तो ये ग्रीन कलर की नसें जब आपकी पीली पड़ती है, हरी नसें जब आपकी पीली पड़ती है, तब वायरस का अटैक आपकी पौधों के ऊपर होता है। बट बाकी पत्ता आपका हरा रहता है, बट नसें पीली पड़ती है। आप समझने की कोशिश करें, पत्ते पीले पड़ना, हर पत्ता पीला पड़ा हुआ वायरस का पत्ता नहीं होता। पत्ते में जब नसें हरे कलर से अगर पीली हो जाए, तो वहां पर वायरस का अटैक होता है। और पत्ते जो पीले होते हैं, अगर नसें हरी है और बाकी का पत्ता अगर पीला होता है, तो वो वायरस नहीं है, वो किसी खाद का या सूक्ष्म अन्य द्रव्यों का अटैक हो सकता है, या फिर कमी के कारण ये हो सकता है। तो आप वायरस का पत्ता जानना बहुत जरूरी है। वायरस के ऊपर में, वायरस जिस पत्ते के ऊपर में आया है, जब आप छिड़काव करते हैं, तो जो दाग, जो नसें पीली पड़ी हुई है, वो नसों को वहीं पर रोकथाम करता है, और वो वायरस को, हॉस्टेरिया को दूसरी तरफ नहीं बढ़ने देता है। और ये बढ़ने के लिए पौधे का अंदरूनी शक्ति को, जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, अंदरूनी शक्ति इस तरीके से बढ़ता है कि पौधा अपने आप अपने वायरस के साथ में फाइट करता है, और उससे वो बाहर निकलता है। और उस वायरस को कभी भी आपकी पौधे की तरफ से कोई अन्य द्रव्य या फिर खाना नहीं मिलने के कारण वायरस वही मर जाता है। जो पीला दाग आपके पत्तों के ऊपर पड़ा है, तो वो वायरस का दाग 2 या 3 दिनों में अगर खाना नहीं मिलता है, तो 72 घंटों के बाद में वो ब्राउन कलर का या कथिया कलर का होता है, और वो पत्ता नीचे गिर जाता है। कुछ चीजें मैंने आपके सामने बताई है। पहला पिक्चर आपको दिख रहा होगा कि ये पिक्चर है टोमेटो का। टोमेटो में जो वायरस आता है, वो वायरस, मिर्ची के ऊपर में जो वायरस आता है वो दिख रहा है। ककड़ी या लौकी या तुरई में जो वायरस आता है, वो वायरस तीसरे इसमें दिख रहा है। चौथे इसमें आपको वायरस दिख रहा है जो टोबैको का, तंबाकू का पान है, उसमें दिख रहा है। नीचे वाला पत्ता आपको भिंडी का दिख रहा है, तो भिंडी में भी ये वायरस बहुत जबरदस्त आता है। उसके बाजू वाला इसमें आपको पपया दिख रहा है, उसमें भी वो वायरस बहुत आता है। अंगूर में ये वायरस आता है। वायरस हर प्रकार की सब्जियों में, हर प्रकार के फलों के इसमें आता है। आपको ये अगर वायरस कंट्रोल करना है, तो वायरस की छिड़काव के साथ में आपको रस शोषण करने वाले जो कीड़े होते हैं, रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं, उसके साथ में आपको वायरस का इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी वायरस के साथ में कीड़ों की भी रोकथाम हो। इसका मतलब वायरस जब आपके खेत में आता है, तब आपको व्हाइट क्रश के साथ में वायरस का इस्तेमाल करना है, आपको ट्रिपमाइट के साथ में वायरस का इस्तेमाल करना है, और आपको इसके साथ में निश्चित रूप से यमाई स्प्रे का भी इस्तेमाल करना है, और आपको इसको छिड़काव करना है। वायरस जब आता है, तो 8 दिन के अंतराल में आपको 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा, छिड़काव करना पड़ेगा, ताकि
आपका पौधा नया जो पत्ता निकल रहा है वो पत्ते में वायरस का कोई इंफेक्शन आपको ना दिखे और आपके पौधा अच्छी तरीके से आपको उपज दे पाए। ऐसा एकमात्र मार्केट में प्रोडक्ट है जो वायरस के ऊपर में काम करता है। ये वायरस आपके पौधों के ऊपर कब लगता है? आपके पौधे के ऊपर में जब फूल लगने की अवस्था होती है किसी भी सब्जियों में या फलों में, तब ये वायरस आपकी प्लांट्स के ऊपर में, पौधों के ऊपर में अटैक करता है। उसी समय आपको इसको किसी भी कीटनाशक के साथ में मिला के इसको दे सकते हैं, जैसे कि ट्रिपमाइट हो गया, जैसे कि व्हाइट क्रश हो गया, इसमें मिला के आपको वायरस देना है। इसमें साथ में अगर ग्रो मैजिक अगर आप मिलाते हैं तो इससे कई गुना रिजल्ट आपके बढ़ जाते हैं और आपकी खेती में कभी वायरस नहीं आएगा। 100% आप वायरस के अगेंस्ट में गारंटी ले सकते हैं। ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। आज की डेट में वायरस के लिए इंडिया में 1 लाख करोड़ का मार्केट है। तो हर सब्जी उगाने वाला जो क्षेत्र है, जो राज्य है, जो डिस्ट्रिक्ट है, जो गांव है, जिस खेती में सब्जियां फलों की खेती होती है, वहां वहां वायरस का अटैक निश्चित रूप से होता है। ग्रो मैजिक अपना पहला प्रोडक्ट जो आज हम सीखने जा रहे हैं। ग्रो मैजिक नाम की तरह ही ये ग्रोथ के लिए मैजिक का काम करता है। ग्रो मैजिक एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस पहला भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो सर्टिफाइड नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में बनाया गया है। इसमें जस्मोनेट नाम का एक प्लांट अल्कलॉइड होता है जो एक प्लांट हार्मोन की तरह भी अपने पौधे में मौजूद होता है। जस्मोनेट जिसे केमिकल नेचर में पहले स्लाइड में हम देखेंगे कि जस्मोनेट एक प्लांट हार्मोन होते हुए वो जस्मीन ऑयल, मतलब जस्मीन ऑयल से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस, मतलब पानी की कमी हो या फिर खूब एक्सट्रीम बारिश हो रही हो या फिर हवा की बहुत तेज आंधी हो या फिर कम हवा हो, कम ऑक्सीजन में हो या फिर फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा गिरा हो या कम फर्टिलाइजर हो, ऐसे समय में या कीड़ों का या फफूंद का बहुत ज्यादा अटैक हो, ऐसे समय में अपनी पौधों को टिक पाना संभव नहीं होता है। इस समय जस्मोनेट या ग्रो मैजिक आपके पौधों को टिकने के लिए मदद करता है। ये आपके रूट इलोंगेशन मतलब जड़ों को बढ़ाना, बीजों को जर्मिनेट करना मतलब उगाने का, या फिर आपके फूलों को परागीकरण करना, फलों को आपको राइपनिंग करना या फिर उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, प्लांट का सीनेसेंस मतलब फूलों की मात्रा बढ़ाना, फलों की मात्रा बढ़ाना, ये सबका काम ग्रो मैजिक करता है। अगर एक पौधे के ऊपर में एक मैजिक मैं आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्यजनक रह जाएंगे। अगर पौधे के ऊपर में एक पत्ते के ऊपर में अगर कीड़ा आता है तो वो पत्ता दूसरे पत्ते के ऊपर में एक सिग्नल भेजता है कि आपकी पौधे के ऊपर में किसी कीड़े का अटैक हुआ है, जागृत हो जाओ। ये काम पौधे में ग्रो मैजिक करता है, मतलब पौधे में सिग्नलिंग करने का काम ग्रो मैजिक करता है। आपके फूलों का डेवलपमेंट, मादा फूलों की संख्या बढ़ाना, फूलों का एंथर डेवलपमेंट, डेhiscence, फीमेल ऑर्गन स्टिग्मा डेवलपमेंट, फिलामेंट इलोंगेशन, जस्मोनेट ये सब काम करता है। जड़ों की सफेद जड़ों को बढ़ाना, न्यूट्रिएंट्स को नीचे से ऊपर ले जाना, जड़ों को मजबूत करना, तनों को मजबूत करना, फूलों की, फलों की या फिर पत्तों की संख्या बढ़ाना, उसे लंबा और चौड़ा करना या फिर उसे बहुत हरा करना, ये सब बातें आज ग्रो मैजिक करता है। अगले साइड में हम इसके देखेंगे कि ये किस किस इसमें टॉनिक का काम करता है। तो ये जड़ों की ग्रोथ के लिए या फिर जड़ों को बढ़ाने के लिए काम करता है। शुरुआती अवस्था में जब शिशु पौधा होता है उसको बढ़ाने का काम ग्रो मैजिक करता है। जब ग्रो मैजिक अपने शरीर को बनाता है तो उसकी
फ्रूटिंग ब्रांचेस और ब्रांचेस बढ़ाने का काम वेजिटेटिव ग्रोथ में होता है। पत्तों की संख्या बढ़ाता है, फूलों की संख्या बढ़ाता है, फूलों को नीचे गिरने से रोकथाम करता है, फूलों को फलों में कन्वर्शन करने का ये काम करता है, फलों का डेवलपमेंट करता है, फलों की क्वालिटी अच्छी रखता है, फलों की क्वालिटी बढ़ाता है, उसकी चमक बढ़ाता है, उसमें शक्कर की मात्रा बढ़ाता है, फलों की साइज बढ़ाता है, उसको क्रैकिंग होने से या बचाता है, उसको गिरने से बचाता है। और जब हम फल तोड़ते हैं तो मार्केट में ले जाते समय लंबे समय तक इसको आप रख सकते हैं, मतलब इसकी कीपिंग क्वालिटी भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि ग्रो मैजिक और क्या-क्या चीजें अपने लिए करता है। अगर हम शुरुआती अवस्था में अगर जमीन से बीज बाहर निकलने के बाद में अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो फोटोसिंथेसिस, मतलब जब पौधे में कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन एंड नाइट्रोजन का रेशियो, फैट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती है, इस रिएक्शन में अहम भूमिका निभाने का, यानी कि अपनी पौधों में जो खाना बनता है वो खाना बहुत ज्यादा मात्रा में बनाने का, और वो खाने को पत्तों से हर ग्रोइंग टिप में पूरी पत्ते की शरीर में या पौधे की शरीर में पहुंचाने का काम ग्रो मैजिक करता है। और ग्रो मैजिक कितना बहुत जबरदस्त आपके पौधों के ऊपर में काम करता है, इसीलिए इसका नाम रखा है ग्रो मैजिक। ये फ्रूट का कलर, फ्लेवर, ओडर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ये सब बढ़ाता है। कब कब ग्रो मैजिक देना चाहिए? ग्रो मैजिक आपने खाद का पहला जो डोज होता है ये केमिकल फर्टिलाइजर के साथ में भी मिला के आप दे सकते हो। एक बात मैं आपको बता दूं, किसान भाइयों का जो हमने प्रण लिया है कि किसान भाइयों का हम लागत आधी करेंगे और उसकी उपज डबल करेंगे। इसी कड़ी में मैं बताने जा रहा हूं कि ग्रो मैजिक अगर आप फर्टिलाइजर के साथ में मिला के आप देते हैं तो फर्टिलाइजर का डोज आप जो रेगुलर वो देता है उससे आधा करें, और उसके साथ में 1 एकड़ में जितनी भी केमिकल फर्टिलाइजर वो डाल रहा है उसमें आप 100 से 200 ग्राम ग्रो मैजिक मिला के दे, ताकि अगर वो 2 बोरी यूरिया डाल रहा है तो उसे कहे कि 1 बोरी यूरिया डाले, उसके साथ में 100 से 200 ग्राम मतलब 1 से 2 पैकेट आप ग्रो मैजिक डाले, ताकि वो अपनी खाद का खर्चा आधा कर सकता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है। अगर ग्रो मैजिक बिना आप अगर खाद अगर जमीन में डालते हैं तो जमीन में खाद माइक्रोब्स जो होते हैं जमीन में, वो आपकी खाद को, आपके पौधों को, जड़ों को मिलाने के लिए सिर्फ 8%, 0.8% काम करता है। इसका मतलब 100 किलो अगर यूरिया आप डालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम यूरिया आपकी जड़ों को, आपकी पौधों को मिलता है। आप समझ रहे हैं? अगर 100 किलो यूरिया अगर आप डालते हैं या फिर कोई भी खाद अगर आप डालते हैं तो 0.8% मतलब 100 किलो के पीछे में सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम खाद आपकी पौधों को मिलता है। अगर आप ग्रो मैजिक उसके साथ में मिला के डालते हैं तो वही 80 ग्राम की जगह में वो 40 किलो खाद आपकी पौधों को लागू पड़ता है। मतलब 70 से 80% आपकी पौधों को आपका खाद मिलता है। ये मैजिक करता है ग्रो मैजिक। इसके लिए जमीन में पहले स्लाइड पे ही हम देखेंगे कि जमीन में सबसे पहले आप खाद के साथ में ग्रो मैजिक को मिलाएं। दूसरा, एक स्प्रे में आपने ग्रो मैजिक में लेना है। जब बीज ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद में बीज जब 30 से 45 दिनों का हो जाता है जर्मिनेशन के बाद, तो आपने 1 एकड़ में 100 लीटर पानी के हिसाब से 1 लीटर पानी में 100 ग्राम मतलब 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से आपने इसका छिड़काव आपके पौधों के ऊपर में ऊपर से करना है, स्प्रे पंप से करना है। ये पानी में घुलनशील है। जब भी आप पानी में मिला के इसको दे तब यमाई स्प्रे का इस्तेमाल जरूर करें। यमाई स्प्रे के बारे में हम कल बात करेंगे, जो मेन अट्रैक्शन रहेगा। तो पहला स्प्रे
जो आप करोगे, ऊपर से जो छिड़काव करोगे वो पौधे के 35 से 45 दिनों के अंतराल में करोगे। दूसरा स्प्रे आपको करना है ग्रो मैजिक का आपकी पौधों के ऊपर में, वो 60 से 65 दिन, जब पौधे के ऊपर में आपका फूल लगता है और फूलों का फलों के ऊपर कन्वर्शन होता है, तब आपने पहला दूसरा स्प्रे मतलब दूसरा छिड़काव आपके पौधे के ऊपर में करना है, जब आपका पौधा फूलों के ऊपर होता है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, इस हिसाब से 1 एकड़ में 100 ग्राम, मतलब 100 लीटर पानी में अगर पानी की मात्रा अगर ज्यादा लग रही है तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ एडिशनल इस बारे में ही बात करूंगा ग्रो मैजिक के बारे में। ग्रो मैजिक आपके फलों के ऊपर में किस तरह से काम करता है। अगर आपने मिर्ची के ऊपर अगर इसका छिड़काव किया तो मिर्ची की साइज आपकी उतनी रहेगी जो मार्केट में आप ले जाते हो, बट जो मिर्ची, एक मिर्ची अगर वो 12 से 15 ग्राम की होती है तो उसका वजन बढ़ के 18 से 20 ग्राम होगा। साइज उतनी रहेगी बट उसका वजन बढ़ेगा। टमाटर की साइज उतनी रहेगी बट उसका वजन बढ़ेगा। अगर आपने गेहूं में, चावल में अगर इसका छिड़काव किया है, खाद के साथ में अगर आपने इसको दिया है, तो 100 दाने का वजन जो आपका रहता है, अगर चावल का अगर एग्जांपल लेंगे तो 100 दाने का चावल का वजन जो है वो 60 ग्राम होता है, तो वही 60 ग्राम का वजन वो 80 से 90 ग्राम तक ले जाता है। मतलब ग्रो मैजिक जब भी आप खेती में इस्तेमाल करते हो तो कम से कम 30 से 40% आपकी उपज की बढ़ोतरी होती है और आपका खाद का 50% एक्सपेंसेस कम हो जाता है। इसका मतलब ग्रो मैजिक के साथ में हम किसान भाइयों का करीबन 60% लागत कम कर सकते हैं। ये बहुत ग्रो मैजिक एक मैजिक की तरह आपके खेती के ऊपर काम करता है। किसान भाइयों को आपने अगर इसमें दिया तो उनके जीवन में रिवॉल्यूशन आ सकता है, उनके जीवन को अच्छा बनाने में आप कारगर मददगार साबित हो सकते हैं और ये नोबल कॉज आपके लिए हो सकता है। आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर जो हुआ है। पीएच एक मानक है, एक मेजरमेंट है जो आपके जमीन का या आपकी पानी का, जो पानी का खारापन या मीठापन जांचने का एक मानक है। इसको हम सिंपल सी भाषा में बोलेंगे कि ये एक स्केल है जो आपके पानी में या आपकी जमीन में जितने साल्ट्स है या खारापन है, जब फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा के कारण जो जमीन बेकार हुई है, या तो उसका पीएच 6.5 के अंदर होता है या फिर आपका पीएच 7.5 के ऊपर होता है। 7.5 के ऊपर हो तो आपकी जमीन खारी है और 6.5 के अगर अंदर हो तो एसिडिक है। नॉर्मल जमीन और नॉर्मल पानी हम जांचते हैं जिसका पीएच होता है 6.5 से लेके 7.5 तक। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिस तरह का अगर हम एग्जांपल ले वेस्ट बंगाल का, नॉर्थ वेस्ट बंगाल, आसाम और उधर का जो पार्ट है, या फिर चावल की खेती जहां पर होती है पूरी भारतवर्ष में, या फिर आप कह सकते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है एवरेज से ज्यादा, वहां पर एसिडिक जमीनें पाई जाती है जिनका पीएच 6.5 से लेके अंदर होता है, वो एसिडिक पानी हो जाता है। और जहां पर पानी कम होता है, खाद बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, केमिकल दवाइयों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जहां पर गन्ने की खेती होती है, जहां पर केली की खेती होती है, जहां पर फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल होता है, वहां पर हम जमीन को उपजाऊ ना बनाते हुए हम उसे अल्कलाइन या सलाइन, जिसमें खारापन हो जाता है, वो बनाते हैं। अपनी जमीन में अगर नॉर्मल पीएच में, मतलब न्यूनतम पीएच जिसे हम बोलते हैं, नॉर्मल पीएच जिसे हम बोलते हैं, वो है 6.5 से 7.5, जहां पर आज पूरी भारतवर्ष में इस प्रकार की जमीन मिलना आज बहुत मुश्किल हो गया है। मॉडर्न एग्रीकल्चर में पीएच अगर कम हो या नॉर्मल से ज्यादा हो, तब भी आपके जमीन में जो भी हम खाद डाल रहे हैं वो आपकी पौधों को नहीं मिलता है। वो मिलाने के लिए जमीन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको एक्टिव करने के लिए हमें मॉडिफाई आजकल इस्तेमाल करना होता है, जो आपकी जमीन के पीएच को मॉडरेट करता है।
ये दोनों तरीके से काम करता है। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां आपकी पीएच जो कम हुआ है नॉर्मल से, वो पीएच को नॉर्मल लाने का काम करता है। और जो जमीन में या पानी में आपका खारा पानी है, जो खारे पानी को मीठा करके या खारे जमीन को मीठा करके नॉर्मल पीएच लाने का काम मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई हमने हमारी पोर्टफोलियो में क्यों डाला, हमने ये प्रोडक्ट क्यों डाला? अगर नॉर्मल पानी अगर हम छिड़काव करने के लिए, खेतों को देने के लिए नहर से पानी, ड्रिप इरिगेशन से पानी हम देते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन से जब हम पानी देते हैं खेतों में, तो अगर वो एसिडिक हो तो आपकी जमीन एसिडिक हो सकती है। आप जो खाद दे रहे हैं उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो सकता है। जो दवाई आप उस पानी में मिला के दे रहे हैं, उस दवाई का आपको सही तरीके से रिजल्ट नहीं आ सकता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। तो पहले उस पानी को, उस जमीन को आप नॉर्मल बनाएं। उसके लिए जब भी आप इरिगेशन करें या जब भी आप पानी इस्तेमाल करें छिड़काव के लिए, तब आप मॉडिफाई उसमें इस्तेमाल करें। ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, ये बफरिंग सॉल्यूशन की तरह काम करता है। अब इसका डोज क्या हो सकता है? इसका डोज ये हो सकता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसका डोज जो है, हम कुछ स्पेसिफिक डोज आपको इसका नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पीएच का स्केल होता है 7.5 से लेके 12 तक हो सकता है। तो हम शुरुआती अवस्था में क्या कर सकते हैं, एक कांच की ग्लास में हम पानी भर के लेंगे। पानी भर के हम लेने के बाद में उस ग्लास में हम एक एक बूंद मॉडिफाई डालेंगे। हम 1 लीटर पानी में अगर एक एक बूंद मॉडिफाई डाल रहे हैं, जब तक हल्का पिंक कलर पानी का नहीं हो जाता है, तब तक हमें एक एक बूंद डालना है। हमें पता चलेगा 1 लीटर पानी में कितनी बूंद डालने के बाद में हल्का गुलाबी कलर हुआ है, फेंट पिंक कलर हुआ है। जब तक फेंट पिंक कलर नहीं होता है, उस पानी में हमने एक एक बूंद मॉडिफाई जरूर डाल देना है। जब हल्का फेंट पिंक कलर हो जाएगा, गुलाबी कलर हो जाएगा, तब हमें डोज पता चलेगा कि हमारा पानी कितना खारा था या एसिडिक था, उसमें हमने कितनी बूंदे डाली। 1 लीटर पानी के लिए अगर हमें 4 बूंदे लगी है, तो 15 लीटर पानी की स्प्रे पंप में हमें 60 बूंदे डालनी पड़ेगी। एक बूंद 1 ml का होता है, मिली का होता है, तो 60 मिली या 60 ml हमें वो डोज हो गया। इसका इस्तेमाल हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? आजकल सब पता है, जब अगर आप खेती में पंजाब हरियाणा में नहर से पानी देते हैं, खेतों में नहर से पानी छोड़ा जाता है, जिसे हम फ्लड इरिगेशन बोलते हैं, उस दौरान आप इसको एक सलाइन के दौरान एक एक बूंद आप खेती में, जहां से पानी नहर का खेत में घुसता है, वहां पर आप इसे सलाइन से एक एक बूंद डाल के दे सकते हैं, ताकि आपका पानी मीठा होके आपकी खेती में जाए। ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो लोग पानी दे रहे हैं, टपकन इरिगेशन सिस्टम में जो पानी दे रहे हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जब पानी दे रहे हैं, जो इरिगेशन वाटर स्टोरेज टैंक है, उसमें आपको मॉडिफाई उतने एमएल में या उतनी बूंदों में आपको टैंक में डालना है, ताकि पानी मीठा हो जाए और मीठा पानी ही आपकी खेतों में जाए, ताकि आप जो दवाइयां जमीन में दे रहे हैं या खाद जमीन में दे रहे हैं या लिक्विड फर्टिलाइजर जो जमीन में दे रहे हैं या फिर अन्य तरीके से जो आप चीजें टपकन सिस्टम से दे रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी पौधों को लगे और पौधे उसका इस्तेमाल कर सके। जो टपकन सिस्टम होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है, उसका साल्टिफिकेशन होता है। कभी कभी नमक अंदर से लग जाता है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। अगर आप मॉडिफाई उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसका इस्तेमाल करके उसकी लाइफ अगर 3 साल की है, तो वो 5 साल तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें साल्ट डिपॉजिट नहीं होगा और आपकी जमीन भी उपजाऊ होगी और आपका पानी भी मीठा होगा। पंजाब में एक बंदे का मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि उस बंदे ने इरिगेशन सिस्टम में जब पानी की कमी होती है, जब अब हम समर में हैं, आज हम धूप काले में हैं,
दुख कालों में बहुत सारी जगह पे टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है। पीने का पानी जो है वो मीठा होता है और बाकी इस्तेमाल के लिए खारा पानी इस्तेमाल होता है। तो हमें गुजरात में भी ये देखने को मिला कि एक व्यापारी ने, जो पानी सप्लाई का काम करता था, उस बंदे ने खारे पानी का टैंकर लेके उसमें मॉडिफाई इस्तेमाल किया और वो मीठे पानी का टैंकर करके उसने वो पीने के लिए दिया था। मॉडिफाई अगर पीने के पानी में अगर हम डालते हैं तो वो पानी मीठा हो सकता है, बट मैं आज ही आपको क्लियर कर दूं, ये खारे पानी को मीठा बनाने का तरीका जरूर है, बट ये इम्प्योर मतलब बेकार पानी पीने योग्य बनाने वाला कोई दवाई नहीं है। इसलिए नाले का पानी, नाली का पानी पीने के योग्य बनाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ सकता है कि समुद्र का पानी मीठा कर सकते हैं, तो ऐसा उसका जवाब है ना। क्यों हम समुद्र का पानी मीठा नहीं कर सकते? जब सैचुरेशन लेवल के ऊपर, सैचुरेशन लेवल क्या होता है? जब हम पानी में शक्कर मिलाते हैं, जब थोड़ी शक्कर मिलाएंगे तो वो घुल जाएगी, हम मिलाते जाएंगे तो वो घुलती जाएगी, बट एक समय ऐसा आएगा कि आपकी पानी में शक्कर डाले फिर भी वो घुलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि घुलनशील नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर चला गया है। जो शक्कर आपने बाद में डाली वो घुलती नहीं है, उसे ही सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। समुद्र का पानी जो सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर है, इतना नमक उसमें है कि जो सैचुरेशन लेवल के ऊपर चला गया है, इसके लिए उसे सैचुरेशन से पॉइंट से निकाल के उसे मीठा नहीं किया जा सकता। बट जो खेती में आप पानी डालते हो उसे जरूर मीठा किया जा सकता है। खारे पानी के टैंकर को मीठा किया जा सकता है। इसका एक और इस्तेमाल आसाम वगैरह एरिया में बहुत सारे लीडर अपने कर रहे हैं। एक और एक्सपीरियंस मैं उस एरिया के लिए बता दे रहा हूं। उस एरिया में पॉन्ड में फिशिंग करते हैं, मच्छियों की खेती करते हैं। एसिडिक पानी में मच्छियों की खेती नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पे जो पानी उनकी पॉन्ड में जमा करते हैं, उस पॉन्ड में पहले चूना डालते थे ताकि उस पानी को एसिड से निकाल के ये नॉर्मल पे लाया जाए या फिर खारा किया जाए। इसके पहले वो चूना डाल के उस पानी को इस तरीके से बनाते थे, क्योंकि मछली खारे पानी में तो रह सकती है, मीठे पानी में रह सकती है, एसिडिक पानी में नहीं रह सकती। इसके लिए उसे उन्हें चूना इस्तेमाल करना पड़ता था। बट आज मॉडिफाई जब से आया है, आपके एसिडिक पानी को जब तक हरा पिंक कलर नहीं हो जाता है, आपने उस पानी को मॉडिफाई अगर डाल दिया तो उस पानी में बहुत अच्छी तरीके से आपको मच्छी पालन कर सकते हैं, मछली का पालन कर सकते हैं। बिना चूना डाले आप वहां पर कम खर्चे में, चूने के आधे खर्चे में आप वहां पर मछली पालन कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आपके लिए कितना बड़ा मार्केट वहां पर भी अवेलेबल है। इस प्रोडक्ट को आप कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप अपना दिमाग लगा के डेफिनेटली कर सकते हैं। जो पानी बेचते हैं, वो खारे पानी का जो टैंकर होता है वो 800 रुपए का होता है एक टैंकर, बट पीने के पानी का 2500 रुपए का होता है। तो वही 800 रुपए का टैंकर लेके मॉडिफाई 200 रुपए का डाल के 1000 रुपए के जगह पे आप 2500 रुपए कमा सकते हैं। तो ये इस तरीके से मल्टी फेस, मल्टी बेनिफिट ये प्रोडक्ट है, जिसे आप खेती के लिए जरूर इस्तेमाल करें। जब जब भी स्प्रे पंप आपकी स्प्रेइंग के लिए उठेगा, तब तब आप मॉडिफाई आप उस पानी में डालेंगे। जब जब खेती में खाद दिया जाएगा या टपकन से पानी दिया जाएगा या ड्रिप इरिगेशन से पानी दिया जाएगा, तब तब आपको मॉडिफाई का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब क्या है कि कोई किसान जब भी स्प्रे पंप स्प्रे करता है, तब तब मॉडिफाई का इस्तेमाल उसे जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाई, ये सब बातें हमने आपको बता दी है कि मॉडिफाई का इस्तेमाल हमने कैसे और क्या हमने केयर लेनी चाहिए। हमने कभी भी मॉडिफाई पानी में एक एक बूंद करके डालनी है।
जब तक लाइट रेड कलर या फिर हल्का गुलाबी कलर या हल्का लाल कलर जब तक नहीं हो जाता है, आपकी दवाई ने काम नहीं किया है, आपका खारा पानी मीठा नहीं हुआ है, ये आप लोगों ने समझना चाहिए। या फिर आपका एसिडिक पानी मीठा नहीं या नॉर्मल नहीं हुआ है, ये समझ लेना चाहिए। ये केयर आप लोगों ने जरूर लेना चाहिए। अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन अगर लेने हैं तो कांच के पानी में पीने का पानी लीजिए जो मीठा हो, उसमें 2 चम्मच नमक डालिए, अब उसको खारा कर लीजिए, चम्मच से मिला दीजिए, अब वो पीने योग्य नहीं है। आप एक-एक बूंद करके आपके खारे पानी में एक-एक बूंद करके डालिए, जब तक हल्का पिंक कलर नहीं हो जाता या लाल कलर नहीं हो जाता है, तब तक आपको उसमें डालना है। डालने के बाद में जब हल्का लाल या हल्का गुलाबी कलर आ जाएगा, तब आप उसे पी के देखिए। पीने के बाद में आपको पता चलेगा जो खारा पानी था पहले, वो मीठा हो गया। इसका मतलब आपकी दवाई ने काम कर लिया है। बहुत अच्छा इस्तेमाल आप इसका कर सकते हैं। मीठा भी पानी मीठा करने के लिए एक सवाल मुझे आया था कि हमारे कुएं का पानी खारा है, तो क्या उसे मीठा किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। कुएं का पानी भी मीठा किया जा सकता है। शर्त एक ही है, आज आप मीठा कर लेंगे, बट जमीन में आपकी कुएं में जमीन से पानी आते रहता है, वो खारा होता है। आज आपके कुएं का पानी मीठा हो गया, रात भर में वही खारा पानी आके फिर से मीठे पानी को खारा कर लिया, फिर आपको दूसरे दिन डालना होगा। कुएं का पानी पूरे कुएं को मॉडिफाई ना डालते हुए उसका पानी जब आप निकालोगे, तब उसमें आप मॉडिफाई का इस्तेमाल करें। हम आगे पहले प्रोडक्ट के ऊपर हम जाते हैं, जिसका नाम है यमाई स्प्रे। यमाई स्प्रे आज बताने की जरूरत नहीं है। जो यमाई लाइफस्टाइल का बिजनेस एसोसिएट बनता है, जो हमारे फैमिली का मेंबर बनता है, वो जैसे नैनी 5 को जानता है, वैसे ही यमाई स्प्रे को जानता है। ये इंडिया एग्रो का स्टार प्रोडक्ट परफॉर्मर प्रोडक्ट है, जो आज इंडिया में सबसे बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर में बेचा जाता है। क्यों ये स्पेशल है? क्यों ये हमने आखिरी के दिन रखा है? क्योंकि इसके बिना खेती करना आज असंभव हो गया है। किसान भाई जिन्होंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, वो इसे चाहकर भी छोड़ नहीं सकते हैं, इतना अच्छा ये प्रोडक्ट है। क्या है ये? ये एक एडजुवेंट का काम करता है। एडजुवेंट का क्या मतलब होता है? ये पेस्टिसाइड दवाइयों को जो स्प्रे पंप में हम डालते हैं, उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है, उसको सही मायने में पानी में मिलाने का काम करता है, ये सोल्युबिलिटी का काम करता है। कॉम्पेटेबिलिटी का, अगर हम एक ही पंप में खाद और एक ही पंप में दवाइयां और फफूंदनाशक अगर एक साथ मिला के दे रहे हैं, तब भी ये कॉम्पेटेबिलिटी बना के रखता है, फोमिंग बनाता है, ये एक झाग बनाता है और सही तरीके से अपनी दवाइयों को मिक्स करता है। ये अगर सोल्यूबल लिक्विड हो या फिर ऑयल बेस्ड दवाइयां हो, इसका सही मायने में आपकी पानी में सस्पेंशन बनाता है, ताकि तेल जन्य पदार्थ ऊपर ना रहते हुए वो पानी में अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। सरफेस टेंशन, जहां पर हम ये छिड़काव करते हैं वहां पर आपकी पत्तों के ऊपर एक सरफेस टेंशन होता है, उसको कम करते हुए दवाइयों को या खाद को आपकी पत्तों के ऊपर या पौधों के ऊपर चिपकाने का काम यमाई स्प्रे करता है। आपकी ड्रॉपलेट का साइज, मतलब जब आप स्प्रे करते हैं, जब आप छिड़काव करते हैं आपकी स्प्रे पंप से, तो आपकी बूंद जो स्प्रे पंप से नोजल से निकलती है, वो ड्रॉपलेट को साइज को कम करने का काम अपना यमाई स्प्रे करता है। ड्रिफ्ट का मतलब है दवाइयों को आपकी पौधे के ऊपर से नीचे ना गिरने देना, ताकि आपकी दवाइयों का सही इस्तेमाल हो, यूज हो, वो आपकी पौधों के अंदर जाने के लिए मदद करता है, पेनिट्रेशन के लिए मदद करता है। ऊपर की सतह को अगर पत्ते के ऊपर में स्प्रे हुआ है, तो पत्ते के नीचे की सतह तक ले जाने का काम यमाई स्प्रे करता है। वोलेटिलाइजेशन, इसका मीनिंग यह है
कि जब भी आप यमा स्प्रे, आप कोई भी दवाइयां, कोई भी खाद में या कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड खरपतवार में आप जब डालते हैं, तब वो दवाइयों को हवा के साथ में, धूप के साथ में, हवा में उड़ जाने के लिए मदद ना करते हुए उसकी रोकथाम करता है, ताकि वो धूप के कारण, हवा के कारण हवा में उड़ ना जाए। कवरेज, अगर एक जगह पे आपका स्प्रे हुआ है तो पूरी पौधे के ऊपर में फैलाने का काम ये यमा स्प्रे करता है। एडरेंस, चिपकाने का काम, ये चिपको करके भी काम करता है। ये आपकी दवाइयों को अच्छी तरीके से चिपकाता है, पूरे पौधे के ऊपर में चिपकाता है। कोई भी खाद को, अगर दवाइयों को पौधे के अंदर ले जाने का काम करता है। बारिश के दिनों में इसका सहज महत्व आपको प्राप्त होता है कि कंटिन्यू बारिश जब होती है, बारिश में कोई भी अंतराल जब नहीं होता है, तो अगर आपको 1 या 2 घंटे का अगर आपको समय मिलता है, तो आप दवाइयों का छिड़काव, खाद का छिड़काव आप आपकी पौधे के ऊपर कर सकते हैं। सिर्फ 2 घंटे में आपकी दवाइयों को या आपकी खाद को अंदर ले जाने का काम आपका यमा स्प्रे करता है। आपने देखा कि हम 8 से 10 अपने बेनिफिट्स आपको बताए हैं। अगर मार्केट में इस तरह की दवाइयां बहुत सारी है, वो सिर्फ दवाइयों को चिपकाने का काम करते हैं या फैलाने का काम करते हैं या पेनिट्रेट करने का काम करते हैं, बट हम हमारी दवाइयां, जब भी हम यमा स्प्रे किसी भी दवाइयों के साथ में या खाद के साथ में मिलाते हैं, तो हम दवाइयों का असर दुगना करते हैं। मतलब दवाइयां अगर 7 दिन के लिए आपको रिजल्ट दे रही है, तो यमा स्प्रे मिलाने के बाद में वो 15 से 16 दिन का रिजल्ट आपको दे सकती है। खाद की जिसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी इफिकेसी, उसकी पावर दुगना करने का काम करता है। जब 2 दवाइयां, 2 खाद, 2 फफूंदनाशक या फिर 2-3 चीजें मिला के स्प्रे पंप में या पानी में घोल बनता है, तो दोनों की केमिस्ट्री को, तीनों चारों दवाइयों की केमिस्ट्री को अलग अलग रखता है, ताकि हर एक खाद का, खरपतवार का, दवाइयों का मिला जुला असर आपको आपकी पौधे के ऊपर मिलता रहे। पर्टिकुलरली जहां पर खरपतवार का इस्तेमाल होता है, आपकी तनों को मारने के लिए, जब खरपतवार को मारने के लिए जब इस्तेमाल होता है, तो यमा स्प्रे स्पेशली आपने उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि खरपतवार दुगनी तेजी से आपकी खरपतवार को खत्म कर सकता है। समझ सकते हैं, जब भी किसान भाई आप स्प्रे करने के लिए, छिड़काव करने के लिए, खाद का छिड़काव करने के लिए स्प्रे पंप उठाता है, तब तब आप यमा स्प्रे उस किसान भाइयों को जरूरतमंद होता है। इसका मतलब हर किसान की कपाट में, अपनी घर में, अपनी जेब में यमा स्प्रे होना बहुत ही जरूरी है। इसके सिवा कोई खेती आज कंप्लीट नहीं हो सकती है। ये आज हमारा एक्सपीरियंस है, और आज ये आपको, सभी किसान भाइयों को इसके फायदे आपको बताने हैं। ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, और यूनिक प्रोडक्ट के साथ में ये किसान भाइयों का दवाई का खर्चा, खाद का खर्चा कम करता है, आधे में करता है, क्योंकि ये रिजल्ट दुगना करता है। हम अगली स्लाइड में देखेंगे इसके और फायदे क्या हो सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट ये सर्फेक्टेंट, ये स्प्रेडिंग एंड वेटिंग एजेंट का भी काम करता है। ये पेनिट्रेटर का, दवाई को अंदर ले जाने का काम करता है। वाटर कंडीशनिंग एजेंट का काम करता है। ये वाटर कंडीशनिंग एजेंट ये होता है कि अगर आपका पानी खारा है, मीठा है, या जो भी है, उसको कंडीशनिंग करने का, नॉर्मल बनाने का काम ये करता है। ह्यूमिकेशंस का काम करता है। अगर झाग बनाने का काम है या गैस बनाने का अगर आपका दवाई है, तो वो गैस को पूरे पौधे की सतह को रखने का काम करता है। दवाई को डिपॉजिट रखने का काम करता है। दवाई नीचे ना करने का काम करता है। बफरिंग एजेंट का काम करता है। एसिडिफायर्स का काम करता है। आपकी पौधे के अंदर में एसिडिक एजेंट्स का काम बढ़ाने का काम करता है, ताकि कीड़ों का, फफूंद का, जब भी कोई एजेंट आपकी पौधों के ऊपर में आता है, तो अल्कलॉइड बढ़ाने का काम करता है, सिग्नलिंग करने का काम करता है,
ये आपके दवाइयों का, खाद का डिग्रेडेशन कम करने का काम करता है। अगर हमने सुबह 7 बजे अगर कोई दवाई का घोल बनाया है, तब हम छिड़काव कर रहे हैं, अगर वही घोल हम 12 बजे मतलब 6 घंटे के बाद में अगर वही घोल हम इस्तेमाल करके छिड़काव के लिए कर रहे हैं, तो जो 7 बजे का रिजल्ट है वो 12 बजे आपको कतई नहीं मिलता है। अगर वही घोल में 7 बजे जब दवाई का घोल बनाया गया है, तब अगर आप एमआई स्प्रे अगर इस्तेमाल करते हैं, तो 12 बजे भी इसी तरीके से परिणामकारक या असरदार दवाइयों का रिजल्ट आपको 12 बजे भी मिलता है। ये भी मिरेकुलस रिजल्ट एमआई स्प्रे आपको देता है। जब आप एमआई स्प्रे आपकी दवाइयों में, आपकी खेती में छिड़काव करता है, तो आपकी खेती में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है। मधुमक्खी किसान भाइयों का दोस्त माना जाता है, क्योंकि जिस खेत में मधुमक्खियां होती है, उस खेत में आपको ज्यादा फूल लगते हैं, ज्यादा फलों की मात्रा होती है, क्योंकि फूलों का फलों में कन्वर्शन बहुत ज्यादा होता है। और एमआई स्प्रे आपकी मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करने का काम करता है। जिस खेत में एमआई स्प्रे का छिड़काव होता है या फिर हर छिड़काव में एमआई स्प्रे का इस्तेमाल होता है, वहां पर मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है। और ऐसी गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन मिलने वाली सबसे एकमात्र दवाई है जिसका नाम है एमआई स्प्रे। आगे की स्क्रीन में हम बढ़ते हैं कि हमारा डोजेस क्या होना चाहिए, एमआई स्प्रे का डोज क्या हमारा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये एमआई स्प्रे आपको इंसेक्टिसाइड या मतलब दवाइयां फंगिसाइड या फिर फोलियर फर्टिलाइजर में 15 लीटर पानी में आपको 3 से 5 ml डालना है। मतलब 3 लीटर पानी के पीछे में 1 ml इस हिसाब से डालना है। पावर स्प्रे में अगर आप जा रहे हो तो डोज आपको दुगना करना पड़ेगा। अगर आप खरपतवार के साथ अगर आप इसको मिलाने जा रहे हैं, तो 1 लीटर पानी में 1 ml इस हिसाब से या फिर 1 बूंद इस हिसाब से आपने खरपतवार के लिए करना है। इरिगेशन सिस्टम मतलब टपकन सिस्टम के लिए या फिर आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन में पानी में जब खाद मिला के आप दे रहे हैं, तो 1 एकड़ में आपको 200 ml का इस्तेमाल करना है। अलग अलग दवाइयों के साथ में अलग अलग इसके डोज हो सकते हैं। जब भी आपको इसका कुछ कंपैरिजन हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कस्टमर केयर के साथ में इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। अकृषि मतलब जिसका कृषि के साथ में कोई संबंध नहीं, ऐसे भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपके एमआई स्प्रे के हैं, जो कि कस्टमर केयर नंबर आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इंडिया ग्रो कस्टमर केयर नंबर, जिसके ऊपर ये नंबर मैंने कल भी आपको बताया था, तो सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया और इमीडिएटली कॉल करना शुरू कर दिया है। आप यकीन मानिए, इस नंबर पे कोई कॉल एंटरटेन नहीं की जाएगी, कोई कॉल नहीं लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका जो सवाल है, आप किस प्रदेश से बात कर रहे हैं वो लिखना है। आपका सवाल क्या है ये लिखना है। व्हाट्सएप के जरिए आप कुछ डिसीजेस के पेस्ट के फोटोग्राफ आप भेज सकते हो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट के मैसेजेस इसके ऊपर ना भेजें और प्लीज इसके ऊपर में फोन ना करें। आपके किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब 24 घंटे में आपको मिल जाएगा। आपका कस्टमर केयर नंबर एक बार नोट डाउन कर लीजिए, एक बार हिंदी में बोलूंगा और अंग्रेजी में बोलूंगा। 7499567710। एक बार रिपीट करूंगा, 7499567710। हिंदी में बोलूंगा 7499567710।